क्या कमियां हैं इंडियन आर्मी में? हर एनकाउंटर में अगर हमने 2 उग्रवादियों को मारा है तो हमारे 2 जवान भी मारे गए हैं, कई बार ज्यादा मारे गए हैं। 2 मिलिटेंट मारे गए हैं जबकि फौज के 2 जवान शहीद हो गए हैं और 2 आतंकियों को मार गिराया है। सेना का एक जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वो एक मोटरसाइकिल चल रही है, उसके ऊपर डंडे लगा रखे हैं, किसी में 10 लोग, किसी में 20 लोग। देखिए, हम सर्कस नहीं है, ये फौज है। मैं करगिल गया था 20 साल होने पर वॉर मेमोरियल देखने और बहुत सारी घटनाओं को वहाँ पर दोबारा कवर करने। इंडियन आर्मी के डिप्टी चीफ भी उस वक्त मेरे साथ गए थे। अभी उत्तराखंड के वो राज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत जी। तो जब फौजियों से मैंने इंटरेक्ट किया और हम टाइगर हिल के पास है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर, ये जंग जो हमने जीती थी, ये सिर्फ हमारे जवानों के हौसले से जीती थी, वरना कमियाँ बहुत सारी थी उस जंग में। क्योंकि आप भी करगिल तक गए थे, ऑलमोस्ट गए थे, लड़े नहीं थे, लेकिन आप गए थे। ये 20 साल बाद वहाँ के एक जवान ने कहा कि बहुत सारी कमियाँ थी, हम सिर्फ इसलिए जीत गए क्योंकि हमारे जवानों को यह एहसास था कि ये कितना कीमती, इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा, इसलिए जान हाथ में लेकर हम गए, लड़े भिड़े, शहीद हुए और आज देश को सुरक्षित कर दिया है। अब मैं फिर पूछ रहा हूं ये सवाल कि जवानों के हौसले का जिक्र क्योंकि आपने भी किया, क्या कमियां हैं इंडियन आर्मी में? क्योंकि जवान के हौसले पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड भी। बाकी क्या चीजें जहां हम बेहतर कर सकते हैं? देखिए, सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। मेरा मानना है कहीं ना कहीं जो हमारी बेसिक फौज है, जो लड़ाई लड़ती है, हर फौज लड़ाई लड़ती है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के अंदर आर्मर्ड, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, सब लड़ाइयाँ लड़ती हैं, अपना काम करती हैं और अच्छा काम भी कर रही हैं। लेकिन जो रीढ़ की हड्डी है वो है इन्फेंट्री। अगर हमारे सारे जहाज़, शिप्स, टैंक्स भी फेल हो जाएंगे तो जवान फिर भी लड़ाई लड़ेगा। इन्फेंट्री का जवान आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगा, चाहे उसे कोई सपोर्ट हो, एयरफोर्स का सपोर्ट हो, एविएशन का सपोर्ट हो, टैंक का सपोर्ट हो, तोपों का सपोर्ट हो या नहीं हो, लड़ाई लड़ेगा। उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्फेंट्री में जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही है। जैसे देखिए, जो चीज़ मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है, आप पिछले 10 साल के जितने एनकाउंटर्स हुए हैं कश्मीर में, उनको उठा के देखिए। हर एनकाउंटर में अगर हमने 2 उग्रवादियों को मारा है तो हमारे 2 जवान भी मारे गए हैं, कई बार ज़्यादा मारे गए हैं। और ये हालत उस वक्त है जब हमने चूज़ किया है कि किस टाइम हमने अटैक करना है, कहाँ अटैक करना है, कितनी संख्या के साथ अटैक करना है, क्या टैक्टिक्स यूज़ करनी है, क्या हथियार यूज़ करने हैं, कब सरप्राइज यूज़ करना है, सब कुछ हमारे फेवर में है। उसके बावजूद देखिए, हालात वहाँ बहुत ख़राब होते हैं। मैं देखिए, खुद मैं रहा हूँ इंसर्जेंसी में, लेकिन उसके बावजूद हमारे उतने ही सैनिक मारे जाना है, उससे ज़्यादा मारे जाना, जितना उग्रवादी मारे जा रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग हुई 2 हफ्ते के लिए, हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है 1 साल 1.5 साल के लिए, वो पूरी यूनिट में ट्रेनिंग चलती है। तो कहीं ना कहीं उस ट्रेनिंग में खामी है, कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग सीरियसली नहीं की जा रही है, कहीं ना कहीं चाहे वो लोअर लेवल हो चाहे हायर लेवल हो, जो प्रायोरिटीज़ दी जा रही हैं। देखिए, मैं एक और बहुत थोड़ी चीज़ होती है जिसमें 90% अफसर जो हैं फौज के, मेरे इस चीज़ को मेरे खिलाफ हो जाए इस चीज़ को सुन के, लेकिन जो एक सहायकी सिस्टम है फौज के अंदर, ऑर्डरली सिस्टम है कि आप एक जवान को नौकर कहना तो गलत होगा, एक सहायक बोलते हैं उसको, कि आपकी हर चीज़ में, लेकिन वो आपके हर चीज़ कर रहे हैं जो एक नौकर करते हैं घर में। देखिए, हमारे जवान क्यों इतने सक्सेसफुल हुए ब्रिटिश इंडिया के अंदर, क्योंकि जवान के अंदर एक वो गौरव है कि मैं सैनिक हूँ। लेकिन जब उससे आप ऐसे काम करा रहे हैं जो एक सैनिक को नहीं करने चाहिए और उसको एक फौजी वो जामा पहना देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये हादसे हो रहे हैं, मैं उसको भी एक तरह से उसके लिए जिम्मेदार मानूंगा। दूसरा, जहाँ आप किसी ट्रेनिंग सेंटर चाहिए, ये नहीं कि मैंने फौज छोड़े मुझे इतने साल हो गए हैं, मैं हिंदुस्तान आर्मी के लगातार टच में रहता हूँ, जवानों से बात करता हूँ। जैसा मैंने बोला, पत्रकार बन गया हूँ ना अभी, तो हर चीज़ पता करता हूँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या बदलाव आ रहे हैं। तो ये जो है, जहाँ ट्रेनिंग होनी चाहिए ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर, कुछ जगह हो रही है, कुछ अच्छे कमांडेंट्स आते हैं कराते हैं, लेकिन ज़्यादातर हर जगह सहायक बांट रखे हैं आपने। जहाँ भी उस कमांडेंट को, उनके कर्नल साहब को अगर कोई फेवर चाहिए फौज के अंदर, वहाँ एक सहायक दे देता है वो। और सहायक कौन चाहते हैं? ज़्यादातर इन्फेंट्री के जवान वही राजपूत, जाट, सिख, गुरखे जो लड़ने हुए लोग हैं, उनको अगर आप ये काम कराएंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमारी ट्रेनिंग, उनका जो मोटिवेशन लेवल है और जो रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं वो सामने आएंगे। मेरे को आपकी बात सुन के एक फौजी की बात याद है, क्योंकि एक चैनल में कई सारे फौजी हमारे साथ थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि कैसे पता करें कि जो आतंकवादी है वो कश्मीरी है या पाकिस्तान से आया है। तो उन्होंने एक बड़ा छोटा उदाहरण दिया था मुझे कि अगर शहादत उनकी ज़्यादा होती है कि 4 आतंक, आप खबर पढ़ते हैं कि 4 आतंकवादी मारे गए और कोई जवान शहीद नहीं हुआ या 1 जवान शहीद हुआ, तो समझ लेना वो कश्मीर का था, क्योंकि वो उतने ट्रेंड नहीं होते हैं, नए होते हैं, सिर्फ जोश में आगे भेज दिया गया। लेकिन अगर ये उल्टा सुनाई पड़े
कि 2 आतंकवादी मारे गए, 4 हमारे भी जवान शहीद हुए, तो समझ लेना वो सरहद पार से आया था, क्योंकि वो बहुत ट्रेंड होके आया था, मुश्किलों से आया था। तो मेरे जहन में हमेशा सवाल चलता था कि अगर एक आतंकवादी उतनी ट्रेनिंग ले रहा है तो हम क्या कमजोर पड़ जा रहे हैं ट्रेनिंग उस पर? और ये फौजी की बताई हुई बात है मैं कर्नल। वही आपको बता रहा हूं कि वो जो सरहद पार से भी आया है ना, उसकी ट्रेनिंग भी कुछ हफ्तों ज़्यादा नहीं होती है। यहाँ हम 9 महीने तो सेंटर में ट्रेनिंग कराते हैं। एक नए जवान जो भर्ती होता है उसकी लगातार यूनिट में ट्रेनिंग चलती है, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी रही है। और हमारी प्रॉब्लम क्या है, अब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ ना, कल 10 लोग मुझे इस चीज़ के लिए गाली देंगे कि आप ये कैसे बोल सकते हो अपनी फ़ौज के बारे में। अरे हमारी फ़ौज इसलिए बोलना ज़रूरी है, अगर इस चीज़ को हम एड्रेस नहीं करेंगे और सिर्फ फ़ौज के अंदर रहने देंगे तो इसमें कभी सुधार हो ही नहीं सकता। एक और सवाल मेरे जहन में ऐसे आ गया, क्योंकि हिस्ट्री का जिक्र हो गया। किसी एक जवान ने मुझसे कहा कि 26 जनवरी को जो परेड होती है उसमें हमारे यहाँ कर्तव्य दिखाया जाता है, सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के तौर पर। एक जवान के तौर पर कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, मार्च पास्ट ठीक है, आपकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है, सही है, बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनका मनोबल बढ़ता है कि देखिए हमारी फ़ौज कितनी स्ट्रांग है और हमारी रक्षा कर सकती है, सक्षम है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जिस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ थोड़ा, आप जो लगातार मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, वो एक मोटरसाइकिल चल रही है, उसके ऊपर डंडे लगा रखे हैं, किसी में 10 लोग, किसी में 20 लोग, कोई इस पर शीर्षासन कर रहा है। देखिए, हम सर्कस नहीं है, ये फ़ौज है और हमें सिर्फ वो चीज़ दिखानी चाहिए जो हमारे कॉम्बैट पोटेंशियल दिखाती हैं। हाँ, झलकियाँ वो अलग हैं, वो हमारी कल्चरल विरासत को दिखाती हैं, अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है, वो चीज़ें दिखाएं जिससे हमारा कॉम्बैट पोटेंशियल है वो दुनिया को दिखे, हमारे नागरिकों को दिखे। इस तरह की चीज़ दिखा के मजाक बनता है। मेरे जो बाहर के दोस्त हैं, मेरे बहुत मुल्कों की आर्मी ऑफिसर्स फ्रेंड्स हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। मुझे किसी ने क्लिप दिखाई, राज इज़ दिस इंडियन आर्मी? वो मोटरसाइकिल चला रहा है मुझे बड़ी करके और 5-6 लोग चढ़े हैं ऊपर नीचे, और वो हम नेशनल रिपब्लिक डे के अंदर वो हम अपने कर्तव्य पथ पे चला रहे हैं। मतलब व्हाट इंप्रेशन वी गिविंग टू द वर्ल्ड। आई डोंट वांट टू बी एक्स्ट्रा क्रिटिकल, बट वी हैव टू स्टॉप डूइंग दिस सर्कस एंड ऑल। लेट्स शो ओनली कॉम्बैट पावर व्हेन वी शो इट टू अपने जो नागरिक हैं, अपनी सिटीजनरी है, उनका मोरल बढ़ाने के लिए और दुनिया में एक इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए कि हम क्या चीज़ हैं। हम अपनी सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करें और इन चीज़ों से बचें। इंडियन आर्मी या इंडिया की पूरी मिलिट्री फोर्स की अगर बात हम करें, क्योंकि आपने दुनिया के कई देशों को करीब से देखा है, यूएस यूक्रेन में, रशिया में इन्वॉल्व हुआ, रशिया आप देख ही रहे हैं, इजराइल आप देख रहे हैं, ईरान की रिवॉल्यूशनरी फोर्स की भी आप करीब जाकर देखा। इंडियन आर्मी कहाँ स्टैंड आउट करती है इन सब के बीच में? या ओवरऑल इंडिया एज अ पावरफुल कंट्री कहाँ स्टैंड करती है टैक्टिक्स के मामले में, वेपन्स के मामले में? मैं जवानों के मोरल के अलावा सारी बातें कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज़ आपको बताई इससे कारण जवानों का मोरल डाउन है। हमारे जवान जब जरूरत पड़ती है, मैं जवानों के मोरल की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे पता है वो बहुत हाई है। हाँ, वो चाहे कुछ भी, इतना सब के बावजूद भी जब जरूरत पड़ेगी तो जवान आपको खड़ा दिखेगा अपना और काम पूरी मुस्तैदी से करेगा। जहां तक नंबरिंग का सवाल है कि हम किस नंबर पे आते हैं, देखिए हमारी बहुत बड़ी फौज है, मोर देन 1.1 मिलियन स्टैंडिंग आर्मी, जो कि दुनिया में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी फौज है। तो साइज में हम बहुत बड़े हैं। एंड दिस इज अ कोट फ्रॉम अमेरिकन जर्नल जस्ट अ फ्यू ईयर्स बैक। इसे इंडियन आर्मी इज अ क्रम्बलिंग एडिफाइस, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। मान लिया हमारी खामियां हैं, हर मुल्क में खामियां होती हैं, नथिंग कैन बी परफेक्ट। हमें खामियां बताना ज़रूरी है ताकि उस पर एक्शन हो सके, उसको बदला जा सके, सुधार लाया जा सके। खामियां डालने का पर्पज़ ये है, अपनी आर्मी को डिनिग्रेट करना है उसका पर्पज़ नहीं है। लेकिन हमारे अंदर खूबियाँ भी हैं, जहाँ हमने कुछ हो सकता है लीडरशिप कहीं इतना लेवल इतने ऊंचे दर्जे का ना रहा हो, लेकिन हमें वी हैव प्रोड्यूस्ड वेरी ग्रेट लीडर्स ऑल्सो इन द इंडियन आर्मी एंड वेयर पीपल हैव गॉन डिस्पाइट ऑफ। हाजीवीर पास हमने कब्जे में लिया था, वो 1 पैरा के हमारे जो इसमें मेरी जो यूनिट है पुरानी 1 पैरा, इट वॉज इन्वॉल्व इन दिस, जो बाद में हमने वापस पाकिस्तान को दे दिया, जिसको मैं अभी देख के आया हूँ पिछले 2 हफ्ते पहले। आई वॉज ऑन LOC एंड आई सॉ हाजीवीर पास, कितना मुश्किल है उसको कब्जा करना। तो हमारा जो ओवरऑल आप मोराल देखें, जज्बा देखें, हमारा ऑर्गेनाइजेशन देखें, हमारी टेक्निकल पावर देखें, हमारा फायर पावर इंडेक्स देखें, मैं मानता हूं कि हम दुनिया की बेहतरीन आर्मीज़ में एक हैं। नंबर लगाना बड़ा मुश्किल हुआ कि हम 4थे नंबर की हैं, 5वें नंबर की हैं, पर हम दुनिया की बेहतरीन आर्मी से एक हैं। और पर अभी टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आए हैं दुनिया में, हमें उस पर थोड़ा और फोकस करने की ज़रूरत है ताकि हम जो मॉडर्न आर्मीज दुनिया की उनको मैच कर सकें। अभी जैसे इंडिया बहुत सारे हथियार खरीद रहा है, राफेल को लेकर खासतौर बात चल रही है कि बहुत सारा फ्रांस से हमने और मंगा लिया है, रूस से हम समझौता कर रहे हैं, अमेरिका से हमारी ड्रील चल रही है। ये वर्ल्ड लेवल के इक्विपमेंट हैं जो हम अब लेते जा रहे हैं, नई बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। देखिए, आप ओप सिंदूर लें
तो S-400 जो है, जो हमने एयर डिफेंस सिस्टम लिया है रूस से, वो बहुत ही कारगर साबित हुआ है। अगर कोई भी पाकिस्तानी जहाज़ या मिसाइल्स अपना कोई जो टारगेट है जो नुकसान है यहाँ नहीं पहुँचा पाया, S-400 को उसका बहुत बड़ा श्रेय उसको जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड डील एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू हैव S-500 ऑल्सो विच इज़ अ वेरी गुड डील। एज फार एज रफाल इज़ कंसर्न, आई एम नॉट इन फुल एग्रीमेंट विद दैट बिकॉज आई हैव सीन नाउ अराउंड द वर्ल्ड कि किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। नाउ इज़ द एज ऑफ अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स। मैन्ड प्लेटफॉर्म कुछ रहेंगे लेकिन ज़्यादातर जो है अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स हो जाएंगे। और हवाई जहाज़ में भी अब जितने हैं जो बड़ी आर्मीज़ हैं या जो टेक्नोलॉजी के एडवांस मुल्क हैं, सारे के सारे अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स पे पूरा जोर है उनका। इवन कंट्रीज़ लाइक टर्की, दे हैव रिसेंटली यूज्ड अ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट टू शूट डाउन अ 4th जनरेशन मैन्ड एयरक्राफ्ट। तो उस लेवल तक डेवलपमेंट हो चुकी है टेक्नोलॉजी में।